नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। भविष्य विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रामकिशन भीम सिंह छिंपा। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आरपीएससी द्वारा 2011 के अंदर आयोजित ग्रेड सेकंड जीके के पेपर में पूछा गया प्रश्न जो राणा कुंभा से संबंधित है, ये डिस्कस करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी राणा कुंभा से संबंधित फैक्ट आए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अतः अच्छे से क्लास को देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और उन 4 में से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो राणा कुंभा मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के बारे में असत्य है। तो पहला कथन है, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। दोस्तों, पहला ही कथन जो है राणा कुंभा के बारे में जो दिया गया वो असत्य है, क्योंकि राणा कुंभा स्वयं विद्वान यहाँ दिया हुआ नहीं था, इसलिए ये असत्य हो जाता। राणा कुंभा तो स्वयं विद्वान भी थे और विद्वानों को आश्रय भी देते थे। अगला कथन भी देख लेते हैं, वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। संगीत प्रेमी था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि राणा कुंभा जो था स्वयं विद्वान था और विद्वानों को आश्रय भी देता था। यहाँ पे दिया गया स्वयं विद्वान नहीं था, इसलिए इसका पहला कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों राणा कुंभा के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे। यदि हम बात करें राणा कुंभा के बारे में, तो राणा कुंभा जो है मेवाड़ के महानतम शासकों में से एक शासक थे और इनका शासनकाल जो था 1433 से लेकर के 1468 तक का टाइम जो था राणा कुंभा का टाइम था। 1433 से 1468 तक का टाइम जो था राणा कुंभा का काल था। और राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। यदि हम बात करें इसके दिए गए पहले स्टेटमेंट के बारे में, कथन या जो पहला ऑप्शन ए दिया गया उस पर डिस्कस करें, वह स्वयं विद्वान नहीं था। तो आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए दोस्तों, राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा स्वयं विद्वान थे, स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। दोनों बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्वानों के आश्रयदाता भी थे राणा कुंभा जो थे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा स्वयं विद्वान थे। इस बात को हम डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप लोग सुनेंगे। देखिएगा, राणा कुंभा का दरबारी कवि जो था, दरबारी कवि का नाम था दोस्तों कान्हे व्यास। दरबारी कवि का नाम था दोस्तों कान्हे व्यास। और ये कान्हे व्यास जो है, इस कान्हे व्यास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था एक लिंग महात्म्य। गौर करके सुनेंगे, कान्हे व्यास ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों एक लिंग महात्म्य। और ये एक लिंग महात्म्य ग्रंथ जो है, महात्म्य, इस ग्रंथ की यदि बात करें हम दोस्तों, तो एक लिंग महात्म्य जो है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर 2021 के एग्जाम के अंदर तो ये इतना सा ही प्रश्न पूछा गया था कि एक लिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, ये एक लिंग महात्म्य ग्रंथ किस भाषा के अंदर लिखा गया है। तो ये एकलिंग महात्म्य ग्रंथ दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया। यदि बात करें हम एकलिंग महात्म्य की जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया दोस्तों, इसके अंदर ये लिखा गया राणा कुंभा के बारे में कि राणा कुंभा जो है, ये राणा कुंभा वेद स्मृति, गौर करके सुनिएगा। एकलिंग महात्म्य के अंदर कान्हे व्यास क्या लिखते हैं? कान्हे व्यास लिखते हैं दोस्तों कि राणा कुंभा जो है, ये राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा वेदों का ज्ञाता था, स्मृतियों का ज्ञाता था। वेद, स्मृति, मीमांसा, गौर करके सुनते रहेंगे, मीमांसा, उपनिषद, मीमांसा के बाद में बात करें तो उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य के अंदर बड़ा ही निपुण था। हम साहित्य का जो ये बिंदु दिया गया, इस पर अलग से राणा कुंभा पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, कान्हे व्यास के एकलिंग महात्म्य के अनुसार राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा जो था, राणा कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य का बड़ा ही अच्छा ज्ञाता था। अर्थात राणा कुंभा जो थे स्वयं विद्वान थे। इसी कारण से पहला कथन जो है इस प्रश्न का आंसर है कि राणा कुंभा स्वयं विद्वान नहीं था। यहाँ नहीं आएगा। अगर यहाँ होता कि वह स्वयं विद्वान था तो ये कथन सही होता। हमें पूछा गया असत्य, ये पहला कथन यहाँ पर असत्य है। हम बात कर लेते हैं, राणा कुंभा जो था, राणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो राणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे, इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनेंगे, राणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में क्या किया था इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। राणा कुंभा के दरबार में
कुछ जैन विद्वान जो थे वो रहते थे। जैन विद्वानों को राणा कुंभा ने आश्रय दिया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता दोस्तों कि राणा कुंभा के दरबार में कौन कौन से जैन विद्वान थे। तो आप देखेंगे कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं। सोमदेव राणा कुंभा के दरबार में जैन विद्वान थे दोस्तों। कुछ नाम और भी सुनिए। सोमदेव के बाद में सोमसुंदर, मुनि सुंदर। आप इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सुंदर सूरी एक नाम है दोस्तों, सुंदर सूरी। भुवन सुंदर सूरी। इसके बाद बात करें तो जयचंद सूरी के बाद में सुंदरगणी। हीरानंद। और बात कर लेते हैं, एक नाम आता है दोस्तों हीरानंद। टिल्ला भट्ट आदि जैन विद्वान जो थे इनको आश्रय दिया था राणा कुंभा ने। ये सभी जैन विद्वान जो थे राणा कुंभा के दरबार में थे। इनमें से भी यदि इंपॉर्टेंट बात करें तो हीरानंद एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। टिल्ला भट्ट जो है ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे गए हैं। वैसे सारे पूछे गए हैं लेकिन ये जो नीचे वाले दो है ये ज़्यादा पूछे गए हैं दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि ये हीरानंद राणा कुंभा के चित्रकला गुरु थे। हीरानंद की यदि दोस्तों हम बात करें तो हीरानंद जो है राणा कुंभा के चित्रकला गुरु थे। ध्यान से सुनिएगा, हीरानंद राणा कुंभा के चित्रकला गुरु थे। और यदि बात करें राणा कुंभा के संगीत गुरु की तो राणा कुंभा के संगीत गुरु जो है तो संगीत गुरु का नाम था दोस्तों सारंग व्यास नाम था। आप ध्यान से सुनेंगे। चित्रकला गुरु हीरानंद के बारे में कहानी सुनिएगा। हीरानंद ने 1423 ईस्वी के अंदर यानी राणा कुंभा के पिता राणा मोक्कल के समय की बात कर रहा हूँ मैं। राणा कुंभा के पिता राणा मोक्कल के समय की बात करें तो राणा मोक्कल के समय चित्रकला गुरु हीरानंद जो है, हीरानंद ने एक ग्रंथ लिखा था सुपाश नाहचर्यम। ये सुपाश नाहचर्यम जो है, यदि सुपाश नाहचर्यम की बात करें हम लोग तो सुपाश नाहचर्यम जो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला शैली जो है, मेवाड़ चित्रकला शैली जो है उस मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको कमेंट में बताना है मुझे कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। कमेंट के माध्यम से सभी विद्यार्थी बताएंगे। दोस्तों यदि हम राणा कुंभा के दरबार में कुछ विद्वानों की और बात करें तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। राणा कुंभा के दरबार का प्रख्यात शिल्पी जो था, प्रख्यात शिल्पी का नाम था दोस्तों मंडन। राणा कुंभा के दरबार का प्रख्यात शिल्पी जो था, प्रख्यात शिल्पी का नाम था दोस्तों मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों मंडन। और यदि हम मंडन की बात करें तो मंडन जो कुंभा का शिल्पी था मंडन, इस मंडन से संबंधित कुछ ग्रंथ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा, देव मूर्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में राजमंडन एक ग्रंथ आता है, मंडन के द्वारा लिखा गया राजमंडन। एक आता है रूपमंडन, ये रूपमंडन भी मंडन के द्वारा लिखा गया। रूपमंडन, देवमंडन एक ग्रंथ लिखा गया मंडन के द्वारा, देवमंडन। और यदि बात करें देवमंडन के बाद एक ग्रंथ लिखा गया प्रसाद मंडन ग्रंथ जो, ये प्रसाद मंडन ग्रंथ भी राणा कुंभा के प्रख्यात शिल्पी मंडन के द्वारा लिखा गया। और एक ग्रंथ लिखा गया राजवल्लभ, ये राजवल्लभ ग्रंथ जो है, राजवल्लभ ग्रंथ भी मंडन के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। मंडन के भाई की बात करें तो मंडन का भाई जो था दोस्तों, मंडन के भाई का नाम था नाथा। ध्यान से सुनते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है जी। मंडन के भाई का नाम था नाथा। और ये मंडन का भाई नाथा जो था, इस नाथा ने ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम था वास्तु मंजरी। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है सर दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो मंडन के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है दोस्तों वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी जो है वो मंडन का नहीं है, वास्तु मंजरी ग्रंथ दोस्तों मंडन के भाई नाथा का लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें और भी।
देखिए दोस्तों, मंडन का बेटा जो था, यदि मंडन के पुत्र की बात करें तो मंडन का पुत्र जो था, मंडन के पुत्र का नाम था दोस्तों गोविंद। मंडन का पुत्र जो था, पुत्र का नाम था गोविंद। और गोविंद से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता दोस्तों। गोविंद जो था, इस गोविंद ने कुछ ग्रंथ लिखे थे। जैसे देखिएगा, मंडन के पुत्र गोविंद ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो एक ग्रंथ लिखा था उद्धार धारिणी। उद्धार धारिणी ये गोविंद के द्वारा लिखा गया है। और बात करें तो कलानिधि, एग्जाम में कलानिधि काफ़ी बार पूछा गया, तो ध्यान दीजिए, ये कलानिधि ग्रंथ जो है, कलानिधि ग्रंथ मंडन के बेटे गोविंद के द्वारा लिखा गया है। एक और बता देता हूँ, द्वार दीपिका, एक ग्रंथ इसने और लिखा जिसका नाम था द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। और बात करते हैं दोस्तों, राणा कुंभा के दरबार में, यदि हम बात करें राणा कुंभा के दरबार में, तो राणा कुंभा के दरबार में एक और कवि थे जिनका नाम था कवि मेहा। तो कवि मेहा के बारे में भी सुनिए दोस्तों। कवि मेहा की यदि हम बात करें तो कवि मेहा जो था कुंभा के समय का एक प्रतिष्ठित रचनाकार था। और कवि मेहा ने रचना लिखी थी दोस्तों, उस रचना का नाम है तीर्थमाला। तीर्थमाला आरपीएससी के अंदर मिलान करो प्रश्न के अंदर तीर्थमाला को काफ़ी बार पूछा गया है। और तीर्थमाला के अंदर दोस्तों 152 तीर्थों का वर्णन किया गया है। सॉरी, 120 तीर्थों का वर्णन जो है, वो 120 तीर्थों का वर्णन तीर्थमाला के अंदर कवि मेहा के द्वारा तीर्थमाला के अंदर 120 तीर्थों का वर्णन दोस्तों किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट यदि हम दोबारा देखते हैं कि राणा कुंभा स्वयं विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। ये स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए है। कुछ बातें मैंने कहा कि साहित्य जो राणा कुंभा के साहित्य के बारे में अलग से हम लोग देखने वाले हैं। तो राणा कुंभा के साहित्य के बारे में जो कुछ बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राणा कुंभा और राणा कुंभा के साहित्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो राणा कुंभा का साहित्य आप अच्छे से सुनेंगे, एग्जाम में राणा कुंभा के साहित्य में से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए और सुनिएगा। राणा कुंभा ने कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा, कामराज रतिसार। और ये कामराज रतिसार जो है, इस कामराज रतिसार के दोस्तों 7 भाग है, कामराज रतिसार। और बात करें तो राणा कुंभा ने ग्रंथ लिखा था संगीत राज, संगीत राज, संगीत सार। कुछ संगीत ग्रंथ लिखे गए, संगीत राज, संगीत राज के बाद में संगीत सार, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध के बाद में रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। ये जो रसिक प्रिया है, ये जयदेव की रचना है दोस्तों, गीत गोविंद। जयदेव की जो रचना गीत गोविंद है, उस गीत गोविंद पर टीका लिखी गई दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा, रसिक प्रिया के नाम से। तो ये जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं, ये सारे ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आता है कि राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ यदि आपसे पूछे तो संगीत राज जो है, ये संगीत राज सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ है दोस्तों, सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ जो राणा कुंभा द्वारा लिखा गया वो कौन सा है, तो संगीत राज है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि संगीत राज के 5 भाग है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, जैसे पशुधन सहायक 2016, पटवार परी 2016 और भी बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा गया कि संगीत राज के कितने भाग है, 5 भाग है। आप इन 5 भागों के नाम भी सुनिएगा। संगीत राज के दोस्तों 5 भाग है। और 5 भागों की बात करें तो पहला भाग है इसका पाठ रतन कोश, पाठ रतन कोश। दूसरा भाग जो है वो है दोस्तों वाद्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश। तीसरा जो है वो है गीत रतन कोश, गीत रतन कोश। चौथा जो है वो है दोस्तों नृत्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश। और 5वां भाग जो है वो दोस्तों रस रतन कोश। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा भाग जो है वो संगीत राज का नहीं है, या सीधा सीधा आता है कि नृत्य रतन कोश किसके द्वारा लिखा गया, राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। तो ये कुछ संगीत से संबंधित और यूँ कहें कि राणा कुंभा से संबंधित साहित्य जो वो भी हमने देख लिया। फिर बता रहा हूँ एक बार, कामराज रतिसार, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया जो जयदेव की गीत गोविंद पर टीका टिप्पणी है, ये राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। और संगीत राज कुंभा द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ है, जिसके 5 भाग है दोस्तों। कौन कौन से 5 भाग है? पाठ रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश,
नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश ये राणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत राज के 5 भाग है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। राणा कुंभा कुंभल दुर्ग का निर्माता था। यदि हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें दोस्तों, तो राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, राणा कुंभा जो है, यदि हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें, मैं पीछे के वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बता कर गए हैं दोस्तों, राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में 1443 से लेकर के 1459 ईस्वी के बीच में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कुंभलमेर दुर्ग कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर दुर्ग कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बेरों का दुर्ग कहा जाता है, बेरों का दुर्ग कहा जाता है। और यदि बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, मेवाड़ के राजाओं के शरणस्थली के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग हाथी की नाल दर्रे पर कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर राजसमंद जिले में बना हुआ है, राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, गौर करके सुनेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग हाथी की नाल दर्रे पर कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर की बात करें तो प्राचीर जो है, वो प्राचीर सभी दुर्गों की प्राचीर से लंबी है, इसलिए इस प्राचीर को कहा जाता है भारत की मीनार कहा जाता है। भारत की मीनार के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को जाना जाता है दोस्तों। इसकी प्राचीर जो है, इसकी प्राचीर दोस्तों 36 किलोमीटर लंबी है। और कहते हैं कि इस पर एक साथ 4 घोड़े जो है, वो 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। खास बात ये दोस्तों, इतिहासकार अबुल फजल जो हैं, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, यानी इतना ऊंचा बना हुआ है कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो सर पे रखी पगड़ी जो है, पगड़ी ही नीचे गिर जाती है। ऐसा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकार अबुल फजल कहता है। और यदि बात करें कर्नल टोड की बात करें, कर्नल टोड जो है, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा दी है दोस्तों। इंग्लैंड की विशाल दुर्ग एट्रुस्कन या यूँ लिख दीजिए एट्रास्कन दुर्ग जो है, एट्रास्कन कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग को, कर्नल टोड ने कहा है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी के बारे में अभी मैं आप लोगों को बता ही रहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो था दोस्तों मंडन था। ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी पूछा जा चुका है 2016 एग्जाम के अंदर कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो था दोस्तों, उस शिल्पी का नाम था मंडन। ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है। अंदर जो दुर्ग बना हुआ उस दुर्ग का नाम है दोस्तों कटारगढ़ नाम है। और कटारगढ़ इतना ऊंचा बना हुआ है कि वहाँ से पूरा का पूरा मेवाड़ दिखाई देता है, इसलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। मेवाड़ की आँख के नाम से भी जाना जाता है कटारगढ़ दुर्ग को दोस्तों। चलिए कुछ बातें हम और करते हैं, बात देख लेते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट जो दिया गया वह संगीत प्रेमी था। जी हाँ दोस्तों, राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा संगीत प्रेमी थे। यदि हम राणा कुंभा के संगीत के बारे में बात करें तो राणा कुंभा का संगीत गुरु जो था, संगीत गुरु का नाम था दोस्तों सारंग व्यास। राणा कुंभा का संगीत गुरु जो था, संगीत गुरु की बात करें दोस्तों तो संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास नाम था। सारंग व्यास राणा कुंभा के संगीत गुरु थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें और सुन लीजिए। राणा कुंभा जो था, राणा कुंभा स्वयं विद्वान भी था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। राणा कुंभा जो है हिंदू सुरों का ज्ञाता था दोस्तों। ध्यान दीजिए, हिंदू सुरों का ज्ञाता था। हिंदू सूत्राण के नाम से जाना जाता है, हिंदू सूत्राण के नाम से जाना जाता है। और राणा कुंभा जो है संगीत की 3 विधाओं में श्रेष्ठ था, इसलिए राणा कुंभा को तोडर मल के नाम से भी जाना जाता है। 3 विधाएं कौन कौन सी? 3 विधाएं गायन वादन और नृत्य। इन तीनों विधाओं में राणा कुंभा पारंगत था, इसलिए राणा कुंभा को तोडरमल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गायन वादन और नृत्य तीनों विधाओं में पारंगत था, तोडरमल के नाम से राणा कुंभा को जाना गया। ध्यान दीजिएगा, राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा वीणा बजाता था। लेब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा गया था। राणा कुंभा वीणा बजाने में पारंगत था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ऐसा लिखा गया, राणा कुंभा जो है, ये राणा कुंभा वीणा बजाने में पारंगत था। लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसा लिखा गया दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर लिखा गया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर लिखा गया कि राणा कुंभा वीणा बजाने में पारंगत था। देखिए दोस्तों, राणा कुंभा वीणा बजाने में पारंगत था, इस वजह से राणा कुंभा जो है
राणा कुंभा को वीणा वादन प्रवीणेन एक उपाधि थी दोस्तों। उपाधि कौन सी थी? वीणा वादन प्रवीणेन के नाम से राणा कुंभा को जाना जाता था। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने राणा कुंभा से संबंधित जितने भी खास बातें थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी हमने डिस्कस की है। आपको एक बात जानकारी दे देता हूं दोस्तों, आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो है, इस ग्रेड सेकंड से संबंधित हमने एक कोर्स जो है हिस्ट्री सॉल्व्ड पेपर के नाम से अपनी ऑफिशियल ऐप भविष्य डिवीज़न के ऊपर लॉन्च की है। इस कोर्स की खास बात क्या है दोस्तों, देखिएगा। यदि हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स के अंदर आपको आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम लिए गए हैं दोस्तों, उनकी यदि हम बात करें तो 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उन एग्ज़ाम के अंदर इतिहास विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने प्रोवाइड करवाए हैं। शुल्क रखा है मात्र 11 रुपये। तो आप इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी ग्रुप ए और ग्रुप बी की तैयारी कर रहा है तो वो इसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पता है आरपीएससी के अंदर 50% से भी ज़्यादा जो है पीछे के पेपर में पूछे गए प्रश्न जो रिपीट होते हैं। तो ये कोर्स आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।